हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से आदर्श ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जिन बच्चों ने आदर्श ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए साथ ही साथ, ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आप तक पहुँच सके। ठीक है। देन अपनी जो ये सीरीज चल रही थी, ग्रेविटेशन की जो सीरीज चल रही थी, उसको आज अपन कंटिन्यू करते हैं वापस से। ठीक है बच्चा। तो जो बच्चे आईआईटी और जेईई की, जो नीट और जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप ये जो वीडियोस होते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं बच्चा। ठीक है। चलिए अपन अपना जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वो अपन टाइम पीरियड निकालना शुरू करते हैं। अपन जो टाइम पीरियड है वो अपन निकालना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर कोई प्लैनेट होता है, जैसे मान लो ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है, इसके चारों तरफ कोई भी एक सैटेलाइट है जो कि क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। ये मान लो आपका कोई ग्रह है, कोई भी ग्रह हो सकता है बच्चा, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये उपग्रह है कोई, ठीक है, इसको अपन सैटेलाइट बोलेंगे। ये कोई आपका उपग्रह है जो कि इस ग्रह के चारों तरफ क्या काट रहा है, चक्कर काट रहा है। ठीक है। यहाँ से मैं रेडियस भी आपको दे सकता हूँ कि यहाँ से जो इसकी जो रेडियस है, मतलब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे दी है आपको, r दे दी गई है, और यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v। मैं ये चाहता हूँ कि जब ये जो सैटेलाइट है वो इस ग्रह के चारों तरफ जब चक्कर निकालती है तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ निकालेगी, वो भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिवोल्यूशन यानी ये जो परिक्रमण काल है वो भी अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अपन वास्तविकता में क्या फाइंड करना जा रहे हैं, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब हो गया टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। रिवोल्यूशन जो टाइम पीरियड है वो अपन निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से जो रिवोल्यूशन टाइम है वो अपन कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। अब आप एक चीज़ सोचो, ये जब रिवॉल्व कर रहा होगा, जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा बच्चा, तो सोचो इसके अंदर की तरफ क्या एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, क्या अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब इसको जो बैलेंस करने वाला होता है, इसको जो बैलेंस करेगा, वो बैलेंस कौन करेगा बच्चा, इसको बैलेंस जो करेगा, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आप एक काम करो, चीटा बन के यहाँ बैठ जाओ। चीटा बन के यहाँ बैठोगे तो यही फोर्स बाहर की तरफ लगता हुआ दिखेगा आपको। यही फोर्स कहाँ दिखेगा, यही फोर्स आपको बाहर लगता हुआ दिखेगा, जिसको अपन अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। और अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है r डिस्टेंस पे, वो कौन सा लग रहा है, वो अपन लिख सकते हैं GMEM बट्टा में कितना आ जाएगा, r² इक्वल टू में mv² अपॉन में r। क्या r से r कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो v की जो वैल्यू आई है, जो v की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, वो आ गई बच्चा रूट ऑफ GME बट्टा में r। रूट में GME बट्टा में कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। यानी ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा इसके चारों तरफ। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं एक चीज़ और नोट डाउन करूं तो मुझे यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2πr अपॉन में v आ जाएगा। क्या बिल्कुल। यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है रूट में GME बट्टा में r। अगर यहाँ से अगर आप टाइम पीरियड निकालते हो तो यहाँ वैल्यू आएगी 2π। ठीक है। रूट में ये जो GME है वो है ही, लेकिन आप एक साथ में ये चीज दे सकते हो, ये रूट r है एंड दिस इज द r। तो r और रूट r जो है वो क्या दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या r की जो पावर है वो क्या 3/2 आ जाएगी। यहाँ से अपन लोग कह सकते हैं ये वैल्यू जो है ये तो पूरी की पूरी कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी क्या है, कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, g इज द कांस्टेंट एंड 2π इज आल्सो कांस्टेंट। देन अपन ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, r की पावर 3/2 के। यानी जो टाइम पीरियड होता है आपका वो r की पावर 3/2 के क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है, यानी समानुपाती रहता है। ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। अपन लोग यहाँ से टाइम और आर में जो रिलेशन है वो भी अपन लोगों ने फाइंड कर लिया। आगे जाके हम इसी को केपलर का फर्स्ट लॉ दे देंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि सवालों के अंदर किस तरह के सवाल आते हैं वो अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर नोट डाउन करने की ये है कि ये जो टाइम पीरियड है और ये जो वेलोसिटी है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। ओके। देन अपन ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड आता है किसी भी सैटेलाइट का, जो रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, सैटेलाइट के जो मास है उस पे डिपेंड नहीं करता, किसके चारों तरफ वो चक्कर काट रहा है इस बात पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। इस बात को अपन को समझना पड़ेगा। अब देखो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो क्वेश्चन है वो कैसे लेता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ले लेता हूँ कि जैसे मान लो कोई अर्थ है आपकी, ठीक है, ये कोई आपकी अर्थ है,
ठीक है। अब इस अर्थ के यानी इस अर्थ के चारों तरफ कोई एक मास जो है वो क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है ना। ये जो मास है वो क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, ठीक है। इसने कहा है कि अगर इस रेडियस यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है, अगर मैं इस r दूरी को 1% घटा दूं तो बताओ आपकी जो नई वेलोसिटी आएगी उसमें क्या चेंजेस आएंगे। मेरा समझ रहे हो मतलब क्या कह रहा हूं मैं। अगर आप r को 1% घटा दो, 1% घटा दें, आसान सा सवाल है वैसे, कोई टफ नहीं है। अगर r को क्या कर देते हैं, 1% घटा देते हैं तो आपकी जो नई वेलोसिटी आती है वो कितनी आएगी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो अपने पास कितना आएगा, ये अपने को निकालना है, ठीक है। ये जो दूरी है यानी ये जो दूरी है तुम्हारी r मान ली मैंने, ठीक है। ये जो r है इसको आप 1% घटा दो तो जो नई वेलोसिटी है, जो न्यू वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, जिसको मैं v डैश बोल देता हूँ यहाँ पे। इनिशियल में आपकी r रहेगी एंड आफ्टर दैट आपकी जो वेलोसिटी रहेगी वो 1% घट जाएगी, तो 1% घट जाएगी तो अब नई वेलोसिटी कितनी आएगी वो आपसे फाइंड करने को पूछा है। तो इस तरह के सवाल कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, वो देखो किस तरह से करेंगे। ऐसे सवाल को करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। आप एक काम करो, पहले आप देखो r पे वेलोसिटी कितनी है। r पे वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वो निकालने का भी तरीका है, क्या है अभी अभी आपने पढ़ा था। अगर भूल भी जाओ फॉर्मूला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये सोचो mv² अपॉन जो r है, mv² अपॉन जो r है वो इक्वल टू रहेगा gme, यानी जो भी मास ऑफ अर्थ है जिसके चारों तरफ तुम चक्कर निकाल रहे हो वो है, इनटू में m बट्टा में r²। तो यहाँ से r² की जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाती है, m से m कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ जो v की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है रूट में gme बट्टा में r, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि 1% घटा दो, किसको, इस रेडियस को 1% घटा दो। तो इस रेडियस को, अगर ये जो r है वास्तविकता में ये रेडियस नहीं है, अपन ये डिस्टेंस कहेंगे यहाँ पे, ये डिस्टेंस कहेंगे यहाँ पे। ये जो अगर 1% में घटा देता हूँ तो मेरा नया v डैश जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट में gme। इसको 1% घटा देते हैं तो 1% घटाने का मतलब हो गया 100 माइनस 1 कर दें, 100 माइनस 1 कर दें क्या, बिल्कुल 100 माइनस 1 कर देते हैं यहाँ पे। तो 100 माइनस 1, 100 माइनस में अपना कितना आ गया, 100 टोटल मान लेते हैं, इसमें से 1 माइनस हो गया। अगर परसेंटेज को चेंज करना है, परसेंटेज को अपने को क्या करना है, डेसिमल में निकालना, तो 100 का भाग लगा देते हैं इनटू r, मतलब इसी का तो 1% में चेंज किया है। तो यहाँ क्या हो गया, 99 r/100 हो गया क्या, 99 r/100 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। तो यानी यहाँ पर आपने 1% की वैल्यू घटा दी है। तो यहाँ जो v डैश आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट में gme। यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 99 बट्टा में 100 इनटू में r आ जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ से आप सोल्व करो तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी मिलती है, यहाँ पर वैल्यू मिलती है रूट में gme बट्टा में इनटू में 100 बट्टा में यहाँ पर क्या रहेगा 99 इनटू में r, सही है क्या, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो अपनी वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, यहाँ पर v डैश की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो। 99 ये अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 101 हो गया क्या, ये 101 हो गया। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे v डैश इक्वल टू रूट ऑफ 1.01 ना, 1.01 इनटू में gme बट्टा में स्मॉल r, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1.01 इज व्हाट, देन अपन रूट में जो अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है लगभग 1.005। देन यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी gme बट्टा में सॉरी इसको बाहर निकाल देता हूँ मैं, इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर जो अपनी v डैश की वैल्यू आएगी, v डैश इज व्हाट, तो v डैश की जो यहाँ पर वैल्यू है वो आ जाएगी 1.005 रूट में gme बट्टा में r। अरे सही है क्या, बिल्कुल सही लिखा है। अब आप देखो ना जो चेंज है ये तो v है ही आपका, ये तो v है ही, तो वहां पर लिख दो v डैश इक्वल टू में 1.005, ओके 1.005 इनटू में v, 1.005 इनटू में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो आप ये भी देख सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन द परसेंटेज, है ना। तो ये तो चेंज, ये तो आपकी नई वेलोसिटी आई है, ये आपकी नया वेग आया है 1.005 इनटू v। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, यानी आपका जो वेग में जो चेंज आया है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आ सकता है, तो वो अगर अपने को निकालना है तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि आप एक काम करो, जो आपकी जो नई वैल्यू आई है,
जो नई वैल्यू आई है वो कितनी है, 1.005 है। एंड इनिशियल जो वैल्यू थी, इनिशियल क्या वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो क्या, ये तो 1 ही है। अरे इसमें से इसको क्या करना है, माइनस आउट ही तो करना, माइनस ही तो करना है इसको, तो माइनस कर दो तो 1 माइनस 005 कितना आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। तो v माइनस में v डैश, तो अपने पास जो चेंज आएगा, चेंज कितना आ गया, चेंज आ गया अपने पास, देखो 1 माइनस में 1.005 v डैश माइनस v कर देते हैं, v डैश माइनस v अपन पास निकाल देते हैं, तो v डैश माइनस v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा अपने पास 1.005 रूट में यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, GME अपॉन में r माइनस ऑफ रूट GME इंटू में r, मतलब इसका ही जो परसेंटेज चेंज है, इसका ही जो परसेंटेज चेंज है वो कितना आ जाएगा 0.05, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो 0.5%, तो जो चेंज आया है वो 0.5% आ जाएगा, क्योंकि ये कितना हो गया 0.05 हो गया और ये वैल्यू कितनी है रूट GME अपॉन r, ठीक है क्या। अब आप यहाँ से अगर देखोगे तो ये कितना परसेंटेज चेंज है, ये कितना है 0.5% है ना, कितना है 0.5% है। तो इस तरह के सवाल भी अपन लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई क्या, बिल्कुल इस तरह के जो सवाल है वो भी अपन लोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ, है ना। इससे पहले अपन एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी प्लैनेट जो होता है, यानी कोई भी प्लैनेट होता है, उसके चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट अगर चक्कर काट रही होती है, ये उपग्रह है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी के साथ चक्कर काट रहा है, यानी ये कोई तुम्हारा प्लैनेट है, ये तुम्हारा कोई ग्रह है, इसके चारों तरफ ये चक्कर काट रहा है, तो इसके पास एनर्जी कौन कौन सी होगी। अगर मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस r मानूं तो इसके पास दोनों एनर्जी है, इसके पास दोनों एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, एंड इस डिस्टेंस के कारण अगर मैं इसका मास ऑफ m मान लेता हूँ तो इस दोनों के कारण, इन दोनों के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। मतलब यहाँ पर दो एनर्जीज है, कौन कौन सी। पहली अगर मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ ऑफ mv², हाफ ऑफ कितना आ जाएगा mv² आ जाएगा। तो अगर m की बात करें तो m तो m ही है, और v की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, रूट में GME अपॉन में r आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई हाफ m इंटू में GME बट्टा में कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई अपने पास ये वाली, ठीक है। ये तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये आपकी गतिज ऊर्जा है बच्चा, ये आपकी क्या है, गतिज ऊर्जा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ GME बट्टा में कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, अपने को r दे रखी थी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब मान लो मैं टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, टोटल एनर्जी होता है बच्चा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अभी अभी पढ़ा कितना, GME बट्टा में 2r माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी जो थी अपने पास वो थी माइनस ऑफ GME बट्टा में कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। अब आप क्या करो, इसमें से एलसीएम ले लो, तो टोटल एनर्जी जो आपके पास आएगी वो 2r, तो एलसीएम आ गया, देन यहाँ आ गया GME, m माइनस में कितना आ जाएगा 2GME इंटू में m बट्टा में माइनस ऑफ GME इंटू में m बट्टा में कितना आ जाएगा 2r। ये आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये आपके पास क्या आ जाएगी बच्चा, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो आप रिलेशन देख पा रहे हो, क्या आप रिलेशन देख पा रहे हो, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम है, बट नेगेटिव साइन का चेंज है, बट किसका चेंज है, नेगेटिव साइन का चेंज है। एंड अगर आप यहाँ पर ये चीज देखो, क्या आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी है, क्या 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है, बिल्कुल 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, बट जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। देन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में बस इतना ही अंतर है कि उन दोनों का जो साइन होता है वो अपोजिट चलता है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या रह जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम है। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो देखो किस तरह से आते हैं, और क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई अर्थ है, यानी ये मास ऑफ अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, कोई सैटेलाइट चक्कर काट रहा है, यानी इसकी जो सैटेलाइट की जो वैल्यू है वो इस r रेडियस, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्मॉल r मतलब कैपिटल R रेडियस पे क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है।
और ये चक्कर काटता काटता ये जो दूसरा जो ऑर्बिटल है, यानी जो दूसरा कक्षक है, जिसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो आपको मैंने कितनी दे दी है, 2r दे दी है। मतलब ये r से कहाँ जाना चाहता है, 2r में जाना चाहता है, तो इसको कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। मतलब ये r में घूम रहा था, ये r में घूम रहा था और घूमते घूमते इसको मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, 2r में ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, हम लोग ये जानते हैं एक जो नाइस इक्वेशंस होती है, नाइस इक्वेशन के अंदर कौन सी आती है इक्वेशन, जिसको अपन वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, है ना। तो वो क्या कहती है, W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, W एक्सटर्नल जो होता है वो इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है। अब आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी ये आपकी क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको अपन नाम देते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा फाइनल हो गई और यहाँ पर जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है उसको अपन नाम दे देते हैं इनिशियल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वर्क एक्सटर्नल हो गया। अब देखो जब ये इस पर राउंड काट रहा था, है ना, ये जब इस पर राउंड काट रहा था आर पे, तो इसकी जो टोटल एनर्जी जो होती है, इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको अपन लिख सकते हैं Gm बट्टा में कितना आ जाएगा, 2r। ठीक है, क्या कितना आ जाएगा, 2r। मतलब मैं इसको यहाँ से यहाँ भेजना चाहता हूँ, तो सोचो जब आप यहाँ से इसको r, यानी ये जो फाइनल है, फाइनल आपकी कितनी है, 2r, फाइनल आपकी कितनी है, 2r है। तो यहाँ पर r की जगह क्या रख दोगे, आप r की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पर 2r रख दोगे, बिल्कुल। माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल कितनी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इनिशियल है, मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, वो अपन लिख देंगे माइनस ऑफ Gm इनटू में me बटा में यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 2r। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Gm me बटा में कितना आ जाएगा, 4r प्लस Gm इनटू में me बटा में कितना आ जाएगा, 2r। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, देखो यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ गई माइनस ऑफ Gm बटा में 4r, ठीक है, प्लस में यहाँ आ गया Gm बटा में 2r। ठीक है, तो 4r अपन ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई माइनस ऑफ Gm प्लस ऑफ 2 इंटू में Gm और यहाँ पर वैल्यू आ गई Gm बटा में 4r। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, ये वो एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा। इतना बाह्य आपको काम करना पड़ेगा जब आप उस सैटेलाइट को r रेडियस से कहां भेजना चाहोगे, r वाले कक्षक से 2r वाले कक्षक में भेजने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या गया, इसके लिए W एक्सटर्नल के लिए हो गया। अब मैं ये चाहता हूं जैसे और किस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं किसी भी, यानी कोई मास है m, ठीक है, वो m वाला मास है, ठीक है, इस m वाले मास को मैं यहाँ से वेलोसिटी देता हूँ, मान लो v, इनिशियल वेलोसिटी आप इसको u मानो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको कितनी मान ली है, u मान ली है। मैं इसको कितना वेग दूं, जैसे मान लो ये मास ऑफ अर्थ पर है, तो इसको मैं कितना वेग दूं ताकि ये कहाँ पहुंच जाए, ताकि ये कहाँ पहुंच जाए, ये 2r वाली ऑर्बिटल पे पहुंच जाए, 2r ऑर्बिटल पे पहुंच जाए। मतलब मैं यहाँ पर इसको कितना इनिशियल वेलोसिटी दूं ताकि ये कहाँ पहुंच जाए, ताकि ये सेकंड वाले ऑर्बिटल पे पहुंच जाए, यहाँ इस जगह पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उसको पहुंचाने के लिए आपको सोचना, इनिशियल इसको अपन मान लेते हैं r, यानी r से आपको मैं कहाँ फेंकना है, इसको 2r में फेंकना है, तो ये आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी आप दो अगर वो कहाँ पर चला जाए, 2r पे चला जाए। तो इसके लिए आप देखो कि इनिशियल इसके पास दो एनर्जीज है, लेकिन यहाँ पर अगर वो पहुंचाना है, सिर्फ घुमाना नहीं है, उसको पहुंचाना है, यानी ये यहाँ पर जाके रेस्ट पे आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ इस सवाल के अंदर ये यहाँ जाके रेस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अगर रेस्ट में जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, एनर्जी को कंजर्व करा देते हैं। अपन यहाँ देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बराबर में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और तो यहाँ पर कोई वर्क ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो मेरी 0 हो जानी है, और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, फाइनल जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास अच्छा माइनस ऑफ Gm बट्टा में कितना आ जाएगा, 2r, माइनस में Gm बट्टा में कितना आ जाएगा, 2r। ये वो फाइनल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Gm बट्टा में r।
ठीक है। तो यहाँ से आप देखो इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, इनिशियल इसको u बोल तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और फाइनल में तो वो जाके रेस्ट पे हो ही रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू में माइनस ऑफ जी एम एम ई बट्टा में आर प्लस जी एम एम ई बट्टा में कितना आ जाएगा 2r, ठीक है। तो मास एक जगह कॉमन लेके काट दो, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बटा में 2 और यहाँ पर एलसीएम ले लो 2r, ठीक है। तो यहाँ से r से r मर गया तो माइनस आ गया 2gmme, ठीक है, प्लस में r से r 2r से मर गया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई gmme। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई देख लो, निकालो यहाँ से, ठीक है। तो अपने को इनिशियल इतनी वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, इनिशियल आपको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि आपके पास क्या आ जाए, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया यू स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप ये भी देख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मतलब दूर जब जाओगे तो आपकी बढ़ेगी, पास आओगे तो यहाँ पर अपने को मोड में लेना पड़ेगा आंसर, ठीक है। जी एम एम ई बट्टा में कितना आ जाएगा 2r, ठीक है। तो 2 से 2 मर गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू है देखो ना, आपको यहाँ पर जो वैल्यू है वो मोड के अंदर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोड के अंदर कितना आ जाएगा जी एम एम ई बट्टा में r का रूट, ठीक है। ये मोड में आंसर लेना पड़ेगा क्योंकि वो वहां से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम इसको मोड में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मोड के अंदर आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अब आप देखो यहाँ पर हमने क्या लेना है, अच्छा वहां पर मोड क्यों लिया, मोड लेने का कारण ये है कि अगर आप पास आते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है और दूर जाते तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। आपकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, वो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, माइनस का 2r मतलब कम है, ठीक है। दूर जाते तो बढ़ती है, ठीक है, तो पास आते तो वो चीज घटती है। चलो भाई ठीक है, समझ आ गया। और देखो और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हम सुरंग वाले कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सुरंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है आपकी, ठीक है। अगर अपन माने कि ये आपकी क्या है, कोई अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। इस अर्थ में मैंने यहाँ से सुरंग खोद दी, क्या खोद दी है, सुरंग खोद दी। जब मैं इसकी यहाँ से सुरंग खोदूंगा तो मुझे यहाँ से ये पता चलेगा कि यार यहां से अगर मैं देखो ना, यहां से आप एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ एक सुरंग खोदता हूँ, ठीक है, ऐसे सुरंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये यहाँ सुरंग बनाना, ये सुरंग जिसकी यहाँ से रेडियस कितनी ले ली मैंने, r ले ली, ठीक है। यहाँ पर इसने कहा है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये m मास का कोई पार्टिकल है, इसका जो मास है वो कितना है, कैपिटल M है, ठीक है। तो अगर मैं इस सुरंग में इस वाले मास को यहाँ नीचे गिराता हूँ तो क्या ये एसएचएम करेगा, बिल्कुल ये एसएचएम करेगा। तो आपको ये बतानी है कि क्या ये एसएचएम कर रहा है, इसको प्रूव करो। ये सरल अवनति करेगा यहाँ पे, वो क्यों करेगा वो आपको बताना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि यार यहाँ से कितनी रेडियस पे है, मान लो स्मॉल r पे, तो यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन रहेगा, जो त्वरण रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन है उसको हम GFI की तरह निकाल सकते हैं, जिस तरह GFI निकाले वैसे A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी GM, जैसे मान लो आपने यहाँ वैल्यू ली है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन इस चीज को लिख सकते हैं कि A बराबर आपका आएगा GM, यानी आप इस मास ऑफ अर्थ के अंदर बैठे हो, इनटू में R बट्टा में कैपिटल R का Q, ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका त्वरण। बट ये जो आपका जो त्वरण है ना बच्चा, वो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप m को नीचे की तरफ फेंकोगे ना, तो यहाँ पर आपका a की वैल्यू 0 है, सेंटर पे आपकी a की वैल्यू कितनी है, 0 है। मतलब AC अगर मैं बोलूं ना सेंटर पे, वो वैल्यू कितनी है, 0। क्यों? क्योंकि आप सोचो जब आपने वो अपने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब डेप्थ में जब गए थे, माइनस का 1/d/r किया था, याद है क्या? अपने g बराबर g0 ब्रैकेट में 1 माइनस d/r किया था। यहाँ d की वैल्यू r रख दो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, 0। तो यहाँ पर जो त्वरण है वो यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर यार g की वैल्यू यहाँ 0 है, सेंटर पे यहाँ पर 0 है, तो हम लोग यही तो देखेंगे जब आप सेंटर की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपका जो त्वरण है वो क्या कर रहा है, घट रहा है। आपका त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो माइनस GME इंटू R बटा कैपिटल R क्यूब क्या होने वाला है, नेगेटिव। क्या होने वाला है, नेगेटिव, है ना। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव की है, ये वैल्यू नेगेटिव की है।
तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ए इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम ई आर बट्टा में कैपिटल आर क्यूब। चूंकि ए जो है वो क्या हो रहा है, मंदित, क्योंकि जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, वो मंदित हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मंदित। ठीक है, तो हम लिख देंगे वस्तु क्या हो रही है, मंदित। ठीक है, वस्तु क्या हो रही है, मंदित हो रही है। तो वस्तु अगर मंदित हो रही है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे आने वाली है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ ए की वैल्यू आ गई माइनस जी एम बटा में आर का होल क्यूब। ठीक है, चूंकि ये हो गया। अब हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है, आर। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है। तो इस एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है डी आर डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों लिखा आपने, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो डी आर अपॉन डी टी होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ तो इसका एक और बार क्या कर दो, इसका एक और बार क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो आपके पास क्या रहता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वाली आ जाती है। तो हम लोग इसको इसके इक्वेट कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर अपने को वैल्यू मिलेगी डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम ई इंटू में स्मॉल आर बट्टा में कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, तो जब आप इसको बराबर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी एम ई इंटू में आर बट्टा में कैपिटल आर का क्यूब। ये जो चीज है इसको अपन बोला करते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एसएचएम की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है कुछ समथिंग डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स बराबर में 0। ये अपन एसएचएम के अंदर पढ़ेंगे, ये अपन कहाँ पढ़ेंगे, ये अपन एसएचएम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जब वहां पर पढ़ेंगे तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि ये जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ये एसएचएम की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है अपना, वो अपना जो ओमेगा स्क्वायर है वो कितना है, वो दे रखा है अपने को जीएबी बटा में आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास ओमेगा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ओमेगा बराबर में आ जाएगा रूट में जी एम ई बटा में कैपिटल आर का क्यूब। ये अपने पास ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन करता हूं तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, और अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, 2 पाई अपॉन ओमेगा से मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ। मतलब मेरे पास तीनों चीजें आ सकती है, मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ, आवृत्ति भी निकाल सकता हूँ। कोणीय आवृत्ति तो मैंने निकाल ही ली है, कितनी कोणीय आवृत्ति के साथ वो गति करेगा, और मैंने यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल लिया, कितना टाइम पीरियड आएगा। समझ आएगा बच्चा? तो अब अपन लोग क्या करना है, अब अपन स्कैप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्कैप वेलोसिटी क्या होती है, स्कैप वेलोसिटी का मतलब होता है पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो पलायन वेग क्या होता है, रियलिटी में पलायन वेग किसको कहते हैं, पलायन वेग का जो मतलब होता है वो सिंपल सा ही होता है कि आप कितनी वेलोसिटी पार्टिकल को दे रहे हो ताकि वो क्या कर जाएगा, वो स्कैप कर जाएगा फ्रॉम द अर्थ और फ्रॉम द प्लैनेट। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी भी प्लैनेट से किसी भी पार्टिकल को फेंकते हो और वो इतने वेग के साथ फेंकते हो ताकि वो उस फील्ड में वापस ही लौट ना आए, जैसे मैं अर्थ की बात करता हूँ, तो अर्थ जो है, अर्थ की सरफेस से अगर आप किसी भी पार्टिकल को फेंकते हो, देन वो जो पार्टिकल है यदि वो वापस ग्रेविटेशन फील्ड में आ ही नहीं पाया और इतना आपने वेग दिया, वो जो वेग है उसको अपन बोला जाता है पलायन वेग, यानी उसको अपन बोला जाता है स्कैप वेलोसिटी। ठीक है, उसको अपन पलायन वेग बोलते हैं, यानी स्कैप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कैप वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो स्कैप वेलोसिटी है इसको और अपन डिटेल में कैसे पढ़ने वाले हैं वो देखें ध्यान से। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये मास ऑफ आपका अर्थ है, यहाँ से आपने क्या फेंका है, किसी भी पार्टिकल को फेंका है। ठीक है, यहाँ से आपने किसी भी पार्टिकल को फेंका है, ये मास उस पार्टिकल का है, उसकी जो वेलोसिटी आपने कितनी दी, v दी, तो ये यहाँ पर जाके इनफाइनाइट पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, इनफाइनाइट पे चला जाता है। तो जब आपने इसको वेलोसिटी दी, अब आप इस बात पे डिपेंड नहीं करता आप किस एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर प्रोजेक्शन जो एंगल है उस बात से डिपेंड नहीं करता, आप कैसे भी फेंक सकते हो उसको, इससे वो डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जब वो इनफाइनाइट पे जाएगा तो वहाँ पर तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 हो जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन सिंपल सी बना सकते हैं। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल
इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बना देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है मेरा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप यहाँ एस्केप वेलोसिटी को v मान रहे हो तो v क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ g। अब देखो इस ग्रह की जो रेडियस है वो मैंने मान लिया r, तो माइनस जी एम एम ई बट्टा में कितना आ जाएगा r। तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, जी एम एम ई बट्टा में r इक्वल टू में हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो कितनी आ गई, रूट ऑफ 2GME बट्टा में कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूँ तो r से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, r से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देन आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2GME बट्टा में r स्क्वायर इंटू में r। ये चीज़ क्या है, ये तो अपना जो गुरुत्व त्वरण है वो है। देन अपन यहाँ पर लिख सकते हैं v इक्वल टू में रूट ऑफ 2 इंटू में g इंटू में r। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी, यानी ये अपना पलायन वेग आ जाएगा बच्चा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, पलायन वेग आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, जो अर्थ है, अगर अपन अर्थ के लिए बात करते हैं तो अर्थ के लिए g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। देन अपने पास जो वैल्यू आएगी किसकी, v की, वो कितनी आ जाएगी, अगर आप जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हो, ठीक है, 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो 10 की घात 3, तो v का मान आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाती है, एस्केप वेलोसिटी आ जाती है अर्थ की। अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जैसे अपना जो चंद्रमा है वहाँ पर उसका वायुमंडल नहीं होता, उसका कारण ये है कि वहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो वेग होता है, यानी उनका जो एवरेज वेलोसिटी होती है, उनकी जो औसत वेग होता है, वो उनकी एस्केप वेलोसिटी, यानी चंद्रमा पे जो एस्केप वेलोसिटी मानी जाती है वो लगभग 2.8 किलोमीटर पर सेकंड माना जाता है। बहुत कम होता है 2.08 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इतना कम वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी है तो वहाँ पर जो अणु रह रहे हैं, यानी जो गैस के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स जो है, उनका जो वेग होता है, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या रहती है, ज़्यादा होती है एस्केप से। तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल पर ठहर ही नहीं पाते, वो वायुमंडल बना ही नहीं पाते। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, वहाँ पर चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस पर जो क्वेश्चन है वो किस तरह की जेईई में आ रखे हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय आदर्श।